तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। ओके, तो ये हमारा स्केड्यूल है मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम डेट अकॉर्डिंग टू डेट्स हमने क्या की रखा है यहाँ पे। इसके अंदर आपको टोटल 6 अक्टूबर तक आपको जो है यहाँ पे टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। एक टेस्ट होगा मॉर्निंग में लाइव और एक टेस्ट होगा इवनिंग में लाइव, मतलब पर डे आपको 2 पेपर मिलेंगे, सिनेरियो बेस और साथ में प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यू रखे हैं हमने, ठीक है। और वीकली यहाँ पर जो एज ए पूरा कंबाइंड आपके जो एग्जाम कंप्लीट सिलेबस का उस तरह का पैटर्न यहाँ पे रखा गया है। बाकी अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज हम यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग में पेपर कंडक्ट करवाएंगे और लाइव आपकी रैंकिंग वगैरह हम सभी को जैसे बताते आए हैं प्रीवियसली वैसे हम सभी आपको बता देंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है। A clinic nurse examines a patient with tentative diagnosis of primary Sjogren's syndrome। ठीक है, एक क्लिनिक नर्स है वो एग्जामिन कर रही है एक पेशेंट को, तो उसमें क्या है वो टेंटेटिव डायग्नोसिस निकाल पा रही है कि पेशेंट को क्या है प्राइमरी सेजोग्रीन यहाँ पे सिंड्रोम उसको हो चुका है। विच फाइंडिंग ऑब्जर्व बाय द नर्स वुड मोस्ट लाइकली बी एसोसिएटेड विथ दिस सिंड्रोम। तो कौन सी फाइंडिंग जो है वो नर्स ऑब्जर्व करेगी इस सिंड्रोम के साथ में, कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी आपको। ड्राई आईज एंड माउथ, लो बैक स्टिफनेस, मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स या फिर थिकनिंग ऑफ द स्किन। क्या रहेगा अपना आंसर। देखिए ये जो सिंड्रोम होता है ये ज्यादा किसमें देखने को मिलता है, ये 9 टाइम ज्यादा देखने को मिलता है किसमें, फीमेल्स में। किससे, मेल से, ठीक है। मेल से 9 टाइम ज्यादा देखने को मिलता है प्रॉब्लम किसमें, फीमेल्स में। इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो एक्सोक्राइनल ग्लैंड होती है उनका फंक्शन जो होता है वो यहाँ पे अल्टर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेजोग्रीन सिंड्रोम। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड मोस्टली किसकी, आईज की, सलाइवरी, ठीक है। ये जो मोस्ट कॉमन यहाँ पे अफेक्ट होने वाली ग्लैंड्स भी कौन सी है, आई की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, और आई की ग्लैंड्स में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, डिक्रीज, या फिर आप कह सकते हो ड्राइनेस ऑफ आईज, ड्राई आई, ठीक है। इसलिए पेशेंट में सिम्टम कैसे आएंगे, ड्राई आई वाले, ठीक है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो फंक्शन होते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिम्टम्स किस प्रकार के आएंगे बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसमें क्या आएगा, जेरोस्टोमिया, और क्या देखने को मिलेगा, डिस्पेरियूनिया, वेजाइनल ड्राइनेस होगा तो क्या होगा, डिस्पेरियूनिया होगा, और क्या देखने को मिलेगा, एक्जिमा। स्किन में क्या रहेगा, एक्जिमा रहेगा स्किन में, ठीक है, एक्जिमेटस स्किन रहेगी। और क्या देखने को मिलेगा, रेनॉल्ड फिनोमिना। तो इन सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं साथ में, सिका सिम्टम। तो प्राइमरी जो सीजोग्रीन सिंड्रोम होता है उसमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आपको, सिका सिम्टम। अब देखिए आपका आंसर क्या रह जाएगा, आई ड्राई है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्या बताया गया है, ड्राई आईज एंड माउथ, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका एक्सोक्राइनल जो ग्लैंड होती है उनके फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, ड्राई आई रहेगी, फंक्शन डिक्रीज हो जाएंगे तो फ्लूइड जो भी हार्मोन्स वगैरह है या फिर उनका जो भी फंक्शन था वो यहाँ पे सप्रेस हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या करोगे,
आर्टिफिशियल सलाइवा, या फिर आई ड्रॉप डाल सकते हैं ऑइंटमेंट वाली। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए वुमन विथ ओबेसिटी हु इज 3 days पोस्ट ऑपरेटिव टोटल हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। ओबेस ओबेस फीमेल है, पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या हुआ है अभी पोस्ट ऑपरेटिव में, अभी उसको क्या 3 दिन पहले ही उसको हिप रिप्लेसमेंट हुआ है उसका कंप्लीट। विच लेबोरेटरी वैल्यू इज ग्रेटेस्ट कंसर्न एंड शुड बी रिपोर्टेड टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। तो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें कंसर्न में रखते हुए रिपोर्ट करना है किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। पेशेंट का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 22 mg/dl है, ग्लूकोज 158 mg/dl, हेमेटोक्रिट 33 एंड हीमोग्लोबिन 11, और लास्ट में क्या है व्हाइट ब्लड सेल काउंट 16,000। तो आपका आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो सबसे ज्यादा रिस्क किसकी होती है यहाँ पे, जब हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, इन्फेक्शन होने का यहाँ पे खतरा पेशेंट को सबसे ज्यादा होता है। अगर इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा, आपकी WBC का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा अपने इसके अंदर, व्हाइट ब्लड सेल काउंट। तो इस प्रकार के आपको इजी एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे एम्स में। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए इन्फेक्शन में किसका लेवल बढ़ता है किसका नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा डिस्कशन करने का ये एमसीक्यू है नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू। ए यंग कपल प्रेजेंट्स टू फर्टिलिटी क्लिनिक विथ इनेबिलिटी टू कंसीव सिंस ईयर्स। ठीक है, कुछ साल वो क्या कर रहे थे, जब इंटरकोर्स वगैरह या फिर जब फिजिकल रिलेशन बना रहे थे तो उनको क्या हो गया था, इनेबिलिटी टू कंसीव, मतलब वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे प्रेगनेंसी को। तो वो अभी क्या कर रहे हैं, फर्टिलिटी पे क्लिनिक पे आए हैं अभी। रीजन क्या है उनका, इनेबिलिटी टू कंसीव। दे आर लिविंग टुगेदर, अब वो साथ में रह रहे हैं। अपने हिस्ट्री देखी तो क्या मिला अपने को कि वो लोग क्या कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। हैव बीन मैरिड फॉर 4 years, 4 साल से वो मैरिड है। एंड नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन एट प्रेजेंट, वो किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का यूज में नहीं ले रहे हैं प्रेजेंट में। द इनिशियल टेस्ट दैट शुड बी एडवाइज टू दिस कपल आर, तो ऐसे कपल के लिए आप क्या इनिशियल टेस्ट को यहाँ पे रिकमेंड करोगे। आगे एमसीक्यू क्लियर सबके। देखिए ऑप्शन में क्या है, सीमन एनालिसिस, CXR या फिर मोन्टॉक्स। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, सीमन एनालिसिस, ओवुलेशन टेस्ट या फिर ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। ओवुलेशन, ट्यूबल पेटेंसी, मोन्टॉक्स टेस्ट, टेस्टिकुलर बायोप्सी, USG, स्पर्म पेनिट्रेशन टेस्ट। कौन से टेस्ट जो है यहाँ पे प्रायोरिटी रहेंगे और उनको यहाँ पे एडवाइस करेंगे हम इस कपल के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे पहले उस पेशेंट को उन कपल्स को क्या बोलेंगे, कपल में जो मेल है उसको क्या बोलेंगे कि आप सबसे पहले सीमन एनालिसिस कराओ। उसके बाद में सेकंड क्या होगा, ओवुलेशन टेस्ट, और उसके बाद में क्या होगा, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें टेस्ट करवाना है। ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक तो करते हैं हम HSG, स्टीरियो साल्पिंजोग्राफी, और दूसरा इसके अंदर हम करते हैं उसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपी विद क्रोमोपर्ट्यूबेशन। ये क्या होता है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है इसका कि पेटेंसी है कि नहीं है। ठीक है, अगर कंफर्मेटरी का पूछे तो क्या होगा, लेप्रोस्कोपी विथ क्रोमो पर्ट्यूबेशन। ठीक है, और अपन हिस्टेरियोसाल्पिंजोग्राफी से भी ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट कर सकते हैं, और लेप्रोस्कोपी विथ क्रोमो पर्ट्यूबेशन से भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्यूबल पेटेंसी चेक कर सकते हैं। ये दो तरीके से होती है, और कंफर्म कौन सा है, ट्यूबल, ये जो आपको क्रोमो पर्ट्यूबेशन टेस्ट होता है ये वाला। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, सीमन एनालिसिस, ओवुलेशन टेस्ट और ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू। A G4P2 lady presented with a history of 2 abortion at 16 week and 20 week POG. Which of the following could be the most likely reason for these abortion? तो यहाँ पर उसके दो यहाँ पे उसके क्या हो रहे हैं, अबॉर्शन हो रहे हैं 16 वीक पे और 20 वीक पे, पीरियड ऑफ गेस्टेशन पे। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो मोस्ट लाइकली रीजन रहेगा दीज अबॉर्शन के लिए। कब हो रहा है ये आप ध्यान में रखिए, 16 वीक पे और 20 वीक पे। बस यही आपका एमसीक्यू है, आपको पता है कि भाई कौन सा अबॉर्शन का रीजन कब होता है, तो आप आराम से इसका आंसर कर पाओगे। और मुझे लगता है खूब जने जो है वो गलत आंसर करेंगे इसका। आशा है मेरी कि गलत वो उनका होगा तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और एग्जाम में वो सही कर देंगे, क्योंकि सबने क्या रटा रटाया पढ़ रखा है कि हाँ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, मगर वो किस में होती है, वो होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। ये बात किसकी हो रही है, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। ठीक है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होता तो वहां पर प्रायोरिटी क्या रहती, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की वजह से। जहां पर मोस्ट कॉमन एब्नॉर्मलिटी क्या है, मैंने क्लास ली थी उसके अंदर बताया था, ट्रायोसोमी। अब यहाँ पे क्या पूछा है, सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, यहाँ पे पीरियड ऑफ गेस्टेशन क्या है, सेकंड ट्राइमेस्टर का है 16 वीक 20 वीक, ऑब्वियसली सेकंड ट्राइमेस्टर में आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सर्वाइकल कॉम्पिटेंस, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर थायराइड एब्नॉर्मलिटी। ऑप्शन ए को तो मैं एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ खुद से ही। अब इन तीनों में से करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है फीमेल को, वो क्या है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। मोस्ट कॉमन टाइम कब रहता है इसको होने का, तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनता है इससे और बन सकता है एग्जाम के अंदर वापस से मेंस में आपके। तो देखिए इसमें होता क्या है, फीमेल को जब इस अबॉर्शन होता है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, जब 16 वीक पे 20 वीक पे जब अबॉर्शन होता है, तो कैसा उसको साइन सिम्टम आता है, तो उसको पता क्या लगता है, पेनलेस सडन डायलेशन ऑफ कौन सा, इंटरनल ओवस। सर्विक्स का जो इंटरनल ओवस का क्या होता है, सडन वहां पे डायलेशन होता है, जिसकी वजह से इट लीड टू रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जब रेप्चर हो जाएगी तो ये क्या कर देगा, फीटल को एक्सपेल आउट कर देगा। तो फीटस का क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो वाइबिलिटी को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, इसलिए। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन ये कौन सा है, कब होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है। और कौन सा अबॉर्शन होता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस से, ये अगर एमसीक्यू पूछे तो वो कौन सा होता है, रिकरेंट अबॉर्शन। ठीक है, ये तो दोनों अबॉर्शन हुए, ये कौन सा है, ये है रिकरेंट अबॉर्शन। अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या जाएगा, सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी इसका आंसर है। ठीक है, मैनेजमेंट किस प्रकार से करोगे इसका, तो मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को स्टिच करने पड़ेंगे, सुचर लगाना पड़ेगा। स्टिच अराउंड द इंटरनल ओवस ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के इंटरनल ओवस के पास में क्या कर दो, स्टिच लगा दो, ताकि वो क्या करे, ओपन ना हो। जब डायलेट नहीं होगा तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर नहीं निकलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, कौन सा ऑपरेशन कहते हैं, सर्कलेज। सर्कलेज सर्जरी। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है, सर्कलेज सर्जरी क्या होती है, फिर एन सर्कलेज क्या होता है। ठीक है, रूट क्या रहता है इस सर्जरी को करने का, ट्रांस एब्डोमन या फिर ट्रांस वेजाइनल, तो वेजाइनल रूट। अब नेक्स्ट इससे एमसीक्यू बनता है, टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, कब करनी चाहिए सर्जरी, टाइम फॉर सर्जरी
कब रहता है बेस्ट टाइम इसका? तो ये रहता है 14 टू 18 वीक्स पे। 14 टू 18 वीक्स क्या रहता है? बेस्ट टाइम रहता है इस सर्जरी को। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा? जो हमने स्टिच लगाया उसको वापस से ओपन भी करना पड़ेगा, तो टाइम टू ओपन स्टिच। ठीक है, स्टिच को ओपन करने का टाइम क्या है? तो ये टाइम जो होता है ये कितना होता है? एट 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 36 पे क्यों करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी क्या अपना सर्विक्स क्या हो गया, यहाँ पर डायलेट डायलेट हो सकता है, पेटेंसी इसकी इतनी वो रहती नहीं है, मजबूत नहीं रहती है। तो जब ओपनिंग करते हैं तो विद इन 1 वीक में क्या डिलीवरी हो जाती है 100%। इसलिए बच्चा अगर एक टर्म हो गया तो उस टाइम पे इसका कर दो, फिर बाद में इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखो, क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है फिर बाद में, क्योंकि रेप्चर हो सकता है, ये ऑलरेडी होल्ड नहीं कर पाता, इंटरनल ओवस का डायलेशन हो रखा रहता है, क्योंकि हम तो सूचर करके इसको होल्ड करते हैं। जब सूचर हटाओगे तो ये तो वापस डायलेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, अगर इसको जल्दी आप ओपन कर दोगे तो पेशेंट किस में चला जाएगा? प्री टर्म लेबर के अंदर। ठीक है, प्री टर्म लेबर से जल्दी जा सकता है इफ ओपन अर्ली। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एनसर्कलेज सर्जरी करते हैं, तो इसके कुछ मेथड होते हैं, मेथड भी आपसे एग्जाम में पूछे रहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकडोनल्ड सर्कलेज। और सेकंड जो मेथड होता है इसे हम क्या कहते हैं? शिरोधकर। तो दो टाइप के यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर अगर गलती से ओपन जल्दी हो जाए और प्रीटर्म लेबर से प्रिवेंट करना, तो आप टोकोलाइटिक ड्रग दे सकते हो इसको, ताकि वो 1 वीक भी अगर आगे बढ़ता है तो वो बच्चे के लिए काफी अच्छा रहता है। ठीक है, टोकोलाइटिक सर्जरी आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हो। अब इसका भी क्या रहता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है। अगर इंटरनल ओवस का डायलेशन मोर देन 4 सेंटीमीटर होता है तो ये ऑपरेशन आपके क्या रहेगा? कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगा, इसको हमें नहीं परफॉर्म करना है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड में इन्फेक्शन है तब भी हमें ये सर्जरी वगैरह नहीं करना होता। ठीक है, तो आपसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन में केवल ये एमसीक्यू बन सकता है, आपका ध्यान में रखना। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता ये हमने सब देख लिया। टॉपिक क्या था? सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, मोस्ट कॉमन रीजन फॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट अबॉर्शन का। अभी यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रही है वो क्या है? सर्वाइकल एनसर्कलाज। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? एनसर्कलाज लगा दिया है। ठीक है, पहले क्या था? सर्विक्स ओपन था तो इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रेशर लगता जाएगा, फीटस जो है वो बाहर आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ जाएगा। तो क्या कर देंगे? एनसर्कुलर सर्जरी कर देंगे। दो मेथड होते हैं, मैकडोनाल्ड और शिरोधकर। अब देखिए, ये जो मेथड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कौन सा मेथड होता है? ये होता है मैकडोनाल्ड मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? सराउंडिंग से यहाँ पे क्या करते हैं? सूचर यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि जो इंटरनल ओवस है वो क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। नेक्स्ट जो आपको ये इमेज दिख रही है ये किसकी है? ये है सिरोडकर नीडल। ठीक है, इसकी मदद से क्या करते हैं अपन यहाँ पे? सिरोडकर एनसर्कलाइज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर देखिए बीच में यहाँ पे आपको छोटा सा होल दिख रहा होगा। ठीक है, इसकी मदद से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सूचर लगा सकते हैं सर्विक्स के अंदर। इसकी मदद से, सिरोधकर नीडल की मदद से। इमेज इमेज बेस अगर एमसीक्यू आता है एग्जाम में इसके बारे में पूछते हैं तो आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। देख लीजिए अच्छे से इमेज को। और ये सर्जरी कौन सी है? सिरोधकर। ठीक है, सिरोधकर सर्कलाज। यहाँ पर क्या किया इन्होंने? बस सर्कलाज कर दिया नीडल की मदद से। ये देखिए नीडल की यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको आराम से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना इंपॉर्टेंट था इसलिए इसका डिस्कशन करना जरूरी था, क्योंकि 5 से 6 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं इस टॉपिक में से अपने।
A 30-year-old woman present to the clinician with excessive growth of facial hair associated with hair growth on her upper back, arms and thighs. एक 30 ईयर फीमेल है जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सेसिव ग्रोथ मिल रही है फेशियल हेयर की, साथ में अपर बैक में, आर्म्स में और थाइज में भी एक्सेसिव हेयर वहां पे देखने को मिल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कोज? तो इसका मोस्ट लाइकली कोज क्या हो सकता है? ड्रग इंड्यूस्ड कोज है, पीसीओएस है, एंडोमेट्रियोसिस है या फिर एडिनोमायोसिस है? क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? देखिए यहाँ पर एक जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी कंडीशन है? ठीक है, अभी आंसर पे जाएंगे. आंसर पे जाने से पहले देख लेते हैं कंडीशन कौन सी है, कौन सी स्टेट के अंदर ये प्रॉब्लम होती है. तो हाइपर एंड्रोजेंस. हाइपर एंड्रोजेनिज्म स्टेट है यहाँ पे. और ये कौन सी कंडीशन में होती है? तो पीसीओएस. ठीक है, पीसीओएस वाली कंडीशन के अंदर ये आपको देखने को मिलती है. इस कंडीशन को कहते क्या है? हिरशुटिज्म. पीसीओएस की क्या फुल फॉर्म होती है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. इसके अंदर क्या होता है? हाइपर एंड्रोजेनिज्म होता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? पीरियड्स जो होते हैं फीमेल के वो लंबे टाइम बाद आते हैं. और दूसरा हिरसुटिज्म वाली कंडीशन देखने को मिलती है. तो देखिए, इंक्रीज एंड्रोजेंस. एंड्रोजेंस जब लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? इंक्रीज सीरम टेस्टोस्टेरोन एंड डिक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन. अब क्या होगा इससे? और ज्यादा इंक्रीज होंगे फ्री एंड्रोजेंस, जिससे पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? हिरसुटिज्म, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी. ठीक है, तो अपना आंसर क्या रहा इस एमसीक्यू का? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट एमसीक्यू. A primigravida present at 9 weeks of amenorrhea with a positive pregnancy test. 9 वीक एमनोरिया है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया तो क्या आया? वो पॉजिटिव आया. सी कंप्लेन्स ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग. नोजिया को एंड वोमिटिंग हो रहा है उसको. विच गेट बेटर बाय इवनिंग. जो कि इवनिंग के अंदर थोड़ा उसको रिलीफ मिलता है उससे. द डॉक्टर एडवाइज हर फॉलिक एसिड एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन टू हेल्प विद हर वोमिटिंग. अब डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया कि आप फॉलिक एसिड की टेबलेट लीजिए और डाइटरी मॉडिफिकेशंस कीजिए ताकि आपको वोमिटिंग के अंदर हेल्प मिले, उससे कम वोमिटिंग होगी आपको. ही एक्सप्लेन्स दैट द कोज ऑफ सच प्रेजेंटेशन इज हार्मोन. अब वो बताता है डॉक्टर कि यहाँ पे इसका कोज क्या है? कोई हार्मोनल आपके अंदर एक्टिविटी बढ़ी है जिसकी वजह से ये कोज होते हैं. द सोर्स ऑफ दिस हार्मोन. अब इस हार्मोन का सोर्स क्या है? आपसे हार्मोन नहीं पूछा है, हार्मोन का सोर्स पूछ लिया एग्जामिनर ने. यॉक सेक, लीवर, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड. देखो कितने अच्छी तरीके से इसको सिनेरियो में बना के दिया है. बस यही है, आपकी थ्योरी अच्छी है, प्रैक्टिकल अच्छा है, तो आप आराम से निकल जाओगे इस मेंस के अंदर. और थ्योरी प्रैक्टिकल जो है, एमसीक्यू के अंदर थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे और प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ. तो कंफर्म मेरी उम्मीद है कि आपको काफी एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं इन टॉपिक में से जो मैं पढ़ा रहा हूँ. अगर 3 to 5 एमसीक्यूज भी मिलते हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. पॉइंटों से जो है वो स्टूडेंट रह जाते हैं. अगर 3 से 5 एमसीक्यू अपने यूट्यूब सेशन से आ जाए तो फिर क्या ही बात. यहाँ पर क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर? देखो, हार्मोन कौन सा होता है? एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है यहाँ पे, जो कब सीक्रेट होता है? अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर.
ये क्या, यूरिन के अंदर आने से पहले किसमें प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर। तो जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं उससे पहले अगर आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराओ, ठीक है, तो आपको एचसीजी यूरिन से जल्दी पहले आपको ब्लड में देखने को मिलता है। यूटीपी किसके लिए करते हैं, एचसीजी के लिए करते हैं। एचसीजी यूटीपी के अंदर अगर होगा तो वो क्या, पॉजिटिव मानने को मिलता है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, ये जो वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, इसे अपन क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। इस मॉर्निंग सिकनेस की वजह से पेशेंट को क्या होता है, डिहाइड्रेशन। अब इस डिहाइड्रेशन की वजह से इसके अंदर एक एसिड बेस इम्बेलेंस होता है। वो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस होता है। मैंने अच्छे से टॉपिक कवर किया हुआ है एसिड बेस इम्बेलेंस का। साइन, अपनी बॉडी के साइन सिम्टम्स से भी आप बता सकते हो कि भाई मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी है। मेटाबॉलिक है तो कौन सा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपना बात। अब जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये किस प्रकार का हार्मोन है, इसका एमसीक्यू बनता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। इस प्रकार का हार्मोन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। अब ये सीक्रेट कहाँ से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सीक्रेट होता है। और किसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, आंसर क्या रहेगा आपका, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, इसका आंसर अगर आप सभी को पता है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। एग्जाम में पूछा हुआ भी है ये एमसीक्यू, वन लाइनर के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, कंटिन्यूअस मुरमुर इज हार्ड इन। ठीक है, कंटिन्यूअस मुरमुर साउंड है वो किस, कौन सी कंडीशन के अंदर हमें सुनाई देता है, पैटर्न डक्टस एट्रियोसिस के अंदर, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर, या फिर टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट के अंदर। ये इस एमसीक्यू के अंदर आपको सिनेरियो बना के एग्जामिनर दे सकता है। आपको कंडीशन बता देगा पेशेंट, इन ऑप्शंस में से किसी एक, जो ऑप्शन करेक्ट है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देगा। लास्ट में बोल देगा कि इस पेशेंट के अंदर क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस मुरमुर साउंड आ रहा है, या फिर ये पूछ लेगा कि भाई इस पेशेंट के अंदर किस प्रकार का साउंड देखने को मिलेगा आपको। दोनों टाइप के एमसीक्यू बनते हैं इससे। अभी अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखिए, जब बात आती है कंटिन्यूअस मुरमुर साउंड की, तो ये किस में देखने को मिलता है, ये मिलता है पीडीए के अंदर, पैटर्न डक्टस एट्रियोसिस के अंदर। तो देख लिए बाकी के साउंड्स और कौन कौन से आपको सुनाई दे सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं इसी की, कंटिन्यूअस मुरमुर। इसके अंदर आता है पीडीए के अंदर। सेकंड बात करते हैं अपन किसकी, पैन सिस्टोलिक मुरमुर। ये किसमें देखने को मिलता है, ये मिलता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर। थर्ड जो साउंड आपको सुनने को मिलता है वो होता है साइलेंट वाइड फिक्स्ड एंड स्प्लिट साउंड। ये किसमें देखने को मिलता है, ये मिलता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर। फोर्थ वन जो होता है वो क्या होता है, इजेक्शन, इजेक्शन सिस्टोलिक मुरमुर। ये कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट के अंदर, टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट के अंदर, ठीक है। तो इन चारों से जो जो साउंड देखने को मिलते हैं हमें, वो हमने देख लिया। एमसीक्यू इसका बना हुआ है कंटिन्यूअस मुरमुर साउंड, तो इससे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू दोनों बनता है। क्योंकि पेशेंट आपके पास में आएगा, आप साउंड सुनोगे तो वो क्या हो गया, प्रैक्टिकल आपने करके देखा है। और बाकी का अगर इनसे पूछ ले तो भी आप आराम से बता देना आप तो, कि कौन से प्रॉब्लम से क्या साउंड आपको सुनाई देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, मेंटल रिटार्डेशन इज सीन इन। मेंटल रिटार्डेशन जो होता है बच्चों में या फिर जिसमें एडल्ट में वगैरह, तो वो कौन सी कंडीशन में दिखाई देता है, फेनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, या फिर वॉन ग्रिक डिजीज के अंदर। क्या पूछा है, मेंटल रिटार्डेशन।
क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए मेंटल रिटार्डेशन जो इन कंडीशंस के अंदर आपको किसमें देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपका आंसर जाएगा, वो जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर। ठीक है, क्योंकि फिनाइल कीटोन्यूरिया एक प्रकार की यहाँ पे क्या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम अपन कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इलेवेटेड लेवल होता है किसका, फिनाइल एलानिन का। जो कि क्या होता है, एक अमाइनो एसिड होता है। अब जो फिनाइल एलानिन का लेवल जहाँ इसके अंदर बढ़ जाता है, तो क्या होता है, ये क्या करता है, ब्लड या फिर अपन कह सकते हैं ब्रेन टिश्यू को ये क्रॉस करता है, ब्रेन टिश्यू के अंदर ये जाता है, और ये क्या कोज करता है, डू इनहिबिशन ऑफ सेरेब्रल अपटेक ऑफ अदर नेचुरल अमाइनो एसिड्स। क्योंकि बॉडी के अंदर एक्सेस क्या हो गया है, फिनाइल एलानिन का लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो ये ब्रेन टिश्यू के अंदर जाके जमा हो जाता है। ब्रेन टिश्यू के अंदर जमा होने की वजह से ये क्या करता है, बाकी के जो नेचुरल अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको ये क्या कर देता है, सेरेब्रल अपटेक मतलब सेरेब्रम में अंदर आने से क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ब्रेन में अंदर आने से इनहिबिट कर देता है। कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड अगर एग्जाम में पूछे आपसे तो क्या, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। इनको ये क्या कर देता है, इनहिबिशन कर देता है इनको। इसकी वजह से पेशेंट में क्या साइन सिम्टम आते हैं, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन लाइक डिक्रीज। यहाँ पर क्या आएंगे, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, किस प्रकार के साइन आप सिम्टम देखने को मिलेगा, इंटेलेक्चुअल डिफिसिट, मेंटल रिटार्ड होगा बच्चा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एमआर, इंटेलेक्चुअल डिफिसिट क्या बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेड। अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट गया है कि एल्केप्टोन्यूरिया। तो एल्केप्टोन्यूरिया के अंदर क्या मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब एल्केप्टोन्यूरिया होता है तो इसके अंदर क्या होता है, फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टायरोसिन के अंदर। कन्वर्ट हो गया टायरोसिन के अंदर, टायरोसिन तो हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे इसके लिए इस वजह से एल्केप्टोन्यूरिया के अंदर मेंटल रिटार्डेशन नहीं देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। बाकी एल्बिनिज्म, वॉन ग्रिक डिजीज में इनमें भी नहीं देखने को मिलता है मेंटल रिटार्डेशन। ये तो बात होगी फिनाइल एल्केप्टोन्यूरिया किस प्रकार से मेंटल रिटार्ड करता है बच्चे को। नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू बनता है मेंटल रिटार्डेशन से। आपसे पूछते हैं कि भाई प्रोफाउंड में मेंटल रिटार्डेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं अपन। तो आपके सामने क्या एक टेबल है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है किसका, मेंटल रिटार्डेशन का। तो देखिए बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द आईक्यू लेवल ऑफ ए पेशेंट इफ ही हैव बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, देन आवर आंसर विल बी 70 to 84। इफ एग्जामिनर आस्क व्हाट इज द प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, ये एमसीक्यू बार बार आपसे एग्जामिनर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे रहता है लेस देन 20 या फिर 20 to 34। ठीक है, आंसर अगर सिंगल आपको पूछ ले कितना होता है तो लेस देन 20 आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में कितना जाएगा, 35 to 49। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन एंड माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में एमसीक्यू पूछता है, वो पूछता है इससे प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है। यहाँ पर अपन क्या काम में लेते हैं, तो कस्टोडियन। ठीक है, कस्टोडियन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है बच्चे को, या फिर पेशेंट को कस्टडी में रखा जाता है, क्योंकि वो खुद के लिए भी हार्मफुल रहता है, दूसरों के लिए भी हार्मफुल रहता है, और प्रोफाउंड के अंदर ही यहाँ पे मैक्सिमम डेथ होती है बच्चों की। अब देखिए क्या होता है, जब माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है तो क्या देखने को मिलता है, पेशेंट क्या क्या कर सकता है। ठीक है, और पहले तो होता कब है,
इस सिनेरियो के बीच के अंदर रहता है आईक्यू तब देखने को मिलता है एबल टू मेंटेन देमसेल्फ इन अनस्किल्ड जॉब में नीड हेल्प विद सोशल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, वो अपना जीवन यापन कर लेता है यहाँ पे आराम से। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में ब्रेन डैमेज देखने को मिल सकता है, कोई पैथोलॉजीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, मोस्ट लिव डिपेंडेंटली, जो बच्चे होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में क्या देखने को मिलता है, कॉमनली है कंजेनाइटल फिजिकल एब्नॉर्मलिटी वहाँ पे देखने को मिलती है। एबल टू परफॉर्म वेरी सिंपल वर्क अंडर सुपरविजन, अंडर सुपरविजन के अंदर, लाइक मदर के सुपरविजन के अंदर बच्चा क्या कर पा रहा है, पानी पी पा रहा है या फिर ब्रश कर पा रहा है, तो अंडर द सुपरविजन ऐसे ऐसे करो उसको बताएंगे तो वो वैसे वैसे काम कर लेगा। लास्ट क्या होता है, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड में बिलो 20, ये आपको ध्यान में रखना। देखो रेंज यहाँ पे जगह जगह वेरी करती है, कुछ बुक्स के अंदर क्या दिया हुआ रहता है, कुछ बुक्स के अंदर क्या दिया हुआ रहता है। बस आपको ये लोअर पोर्शन आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि कितना पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं, ये वाला लोअर पोर्शन आप ध्यान में रखिए। और ठीक है, तो प्रोफाउंड के अंदर क्या करना पड़ता है, कस्टडी में रखा जाता है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हाई मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलती है बच्चे के अंदर, न्यूरोलॉजिकल डैमेज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मेंटल रिटार्डेशन वाला टॉपिक एक बार आप सभी को पढ़ के जाना, एक एमसीक्यू हर बार एग्जाम में पूछते हैं इस टॉपिक में से। प्री में नहीं पूछा तो हो सकता है आपसे मेंस में पूछ लिया जाए। यहाँ पर आप क्या एकदम करेक्ट इसकी वैल्यू देख सकते हो। ठीक है, प्रोफाउंड का कितना बताया मैंने, आईक्यू लेस देन 20, सीवियर होगा तो 20 to 34, मॉडरेट होगा तो 35 to 49, माइल्ड होगा तो 50 to 69 और बॉर्डरलाइन होगा तो 70 to 79। ठीक है, और इनमें इम्पेयरमेंट कितना होता है वो भी देख लीजिए अगर इनसे एमसीक्यू बनता है तो। ठीक है, आपको रेंज भी याद करनी तो ये वाली करनी है, पीछे की दोनों इमेज मैंने आपको समझने के लिए एक्सप्लेन की थी। ठीक है, ये क्या है, एकदम एक्यूरेट है, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ एन आई कैंप डॉक्टर ट्राई टू मेक पीपुल अवेयर ऑफ द कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, एक आई केयर कैंप है जिसके अंदर डॉक्टर क्या कर रहे हैं, पीपल्स को, पॉपुलेशन को अवेयर कर रहे हैं कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस को लेके। विटामिन ए इज द लीजिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। एमसीक्यू है आपके लिए, एमसीक्यू में एमसीक्यू, यही पैटर्न रखता हूँ मैं सोल्व पढ़ाने के लिए ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए। ठीक है, एक एमसीक्यू से कितने एमसीक्यू निकाल सकते हैं बस। विटामिन ए क्या करता है, लीडिंग कोज है प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड, सीधा सीधा एमसीक्यू बनता है एग्जाम में कि चाइल्डहुड इलनेस का मेन कोज क्या है, तो विटामिन ए डिफिशियंसी। बस कुछ नहीं सोचना, आपको आंसर करना है विटामिन ए डिफिशियंसी। ए पेरेंट ब्रिंग हर 18 month old चाइल्ड टू द डॉक्टर फॉर रूटीन आई चेकअप। अब क्या है, पेरेंट उन्होंने क्या किया, अपने 18 महीने के बच्चे को रूटीन आई चेकअप पे लेके आए, आई चेकअप के लिए। अब डॉक्टर क्या कर रहा है, नोटिस कर रहा है थिन आउट कॉर्निया, कॉर्निया कैसा हो गया, थिन हो गया है। एंड फ्रॉम ओल्ड रिकॉर्ड्स इट वाज सीन दैट द चाइल्ड आल्सो हैज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। और जब पुराने रिकॉर्ड्स देखे उस बच्चे के तो ये भी देखने को मिला है कि बच्चे में क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। साथ में बच्चे का वेट कितना है, 18 महीने के बच्चे का वेट कितना है, 10 kg। What should be the dose of vitamin A to be given in this case if doctor marks it as केरेटोमलेशिया। ठीक है, केरेटोमलेशिया में क्या होता है, विटामिन ए डिफिशियंसी होती है। अब केरेटोमलेशिया कंडीशन के अंदर विटामिन ए की डोज क्या रखेंगे, बस ये लास्ट लाइन के अंदर एमसीक्यू होता है। हमेशा आपको एमसीक्यू इसी लाइन में देखने को मिलेगा अगर सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आएगा तो इसीलिए मैं आपको वन लाइनर भी सोल्व करवाता हूँ, सिनेरियो बेस भी सोल्व कराता हूँ, प्रैक्टिकल बेस भी सोल्व करता हूँ, क्योंकि कब वन लाइनर को सिनेरियो के अंदर बना के आपके सामने पेश कर दे, क्योंकि टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे अपन जो पढ़ रहे हैं टॉपिक आपको भी लग रहा होगा। ठीक है, तभी आप जो डेली इसको आके देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, और मान के चलो कि इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ऐसा आप सोच के पढ़ोगे तो आपको क्या है कि ज़्यादा ब्रेन काम करेगा, ज़्यादा अच्छा आप कैच कर पाओगे सेशन को। साथ में नोटबुक भी लेके बैठो, कुछ आपको नया मिलता है इसके अंदर तो नोटबुक के अंदर लिखो, ताकि जिनका प्री नहीं हुआ है और वो बच्चे इसको देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं उसको, तो उनके लिए नेक्स्ट नोट सेट में वो काम आएगा, 100% बोल रहा हूँ मैं। चलिए क्या पूछा आपसे, अब देखो इसने क्या कर दिया, आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर इसने आपको क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया कि भाई बोल दिया कि भाई उसको साथ में क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी हो रहा है। इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है इतना। ठीक है, आपको तो पूछा कि विटामिन ए की डोज क्या रहेगी अगर केरेटोमलेशिया है और 18 महीने का बच्चा है तो, बस ये एमसीक्यू आप बहुत बार सोल्व कर चुके हो।
मगर थोड़ा सिनेरियो बना के दे दिया तो ऐसा लग रहा है कि नया एमसीक्यू है, ठीक है। 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या फिर 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ए का जो डोज क्या रहता है वो किस में आता है, हमेशा इंटरनेशनल यूनिट के अंदर ही आएगा। mg/dl, मिलीकुलेंट/dl लीटर, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा कभी भी। तो क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे, काफी ज्यादा एक्सप्लेन हो गया एमसीक्यू। तो देखिए यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा, क्योंकि 18 मंथ का बच्चा है तो अपन यहाँ पे कितना देंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये एमसीक्यू नॉर्मली भी पूछा जाता है। ठीक है, 18 मंथ ओल्ड एज पे कितना विटामिन ए देंगे, रेटिनोल कितना देंगे उसको, तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब देखो कंडीशन क्या है, केरेटोमलेशिया, इसके लिए हमने दे दिया, या फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने दे दिया। अब आप सभी को पता है विटामिन ए की डोज कब लगती है, तो 9 मंथ पे लगती है मीजल्स की वैक्सीन के साथ में। तो देखिए एमसीक्यू बनता है कि ऐसी कौन सी डोज है जो मीजल्स के साथ दी जाती है, विटामिन ए या फिर विटामिन ए के साथ में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो वही मीजल्स। एमसीक्यू दोनों बना हुआ, बहुत बार बना हुआ। तो देखिए कुछ एमसीक्यू और हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, अगर लेस देन 6 मंथ ओल्ड एज है बच्चे की, तो इस टाइम पे विटामिन हमें देना है। क्यों क्यों देना है, क्योंकि अगर उसको केरेटोमलेशिया हो गया तो वहां पे उसका ट्रीटमेंट तो जरूरी है ना। ऐसा थोड़ी भाई 9 मंथ के पहले अब भाई बताया नहीं किसी ने तो अब लगाओगे भी नहीं, ठीक है, मगर उसमें प्रॉब्लम तो हो गई है, कभी भी हो सकता है विटामिन ए डिफिशियंसी। अगर मदर में पहले से विटामिन ए डिफिशियंसी तो बच्चे में भी होगी। तो लेस देन 6 मंथ ओल्ड का अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कितना दोगे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। ये एमसीक्यू अच्छा एमसीक्यू है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ज़्यादा कॉमन नहीं लेते हैं प्रैक्टिस में, मगर जरूरत पड़ गई तो हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर मदर यहाँ पे मदर को नहीं लगा विदिन 45 डेज आफ्टर डिलीवरी विटामिन ए नहीं लिया मदर ने, तो चिल्ड्रन को, बच्चे को देना पड़ सकता है लेस देन 6 मंथ पे। सेकेंड यहाँ पे बात करते हैं हम 6 to 12 मंथ ओल्ड एज में, यहाँ पर हम कितना देंगे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। क्या दे सकते हैं, ओरली, ये भी ओरली, ठीक है, ओरली डोज की बता रहा हूं मैं, ओरली देते हैं विटामिन ए को। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड में, मोर देन 12 मंथ्स। अगर मोर देन 12 मंथ्स हो गया है तो यहाँ पर विटामिन ए कितना देंगे हम, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली। जी हाँ, पढ़ा सभी ने है कि एवरी 6 मंथ से लगता है, 9 महीने बाद में फर्स्ट डोज लगती है 1 लाख, सेकेंड डोज लगती है 2 लाख की, ठीक है। तो सेकेंड डोज अगर 12 महीने से बाद में लग रही है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ वन एमसीक्यू। देखिए एमसीक्यू की बात करते हैं, यहाँ पर इसको बताया एग्जामिनर ने क्या, थिनिंग आउट कॉर्निया। कॉर्निया क्या हो रहा है, थिनिंग आउट हो रहा है, ठीक है, और साथ साथ में क्या हो रहा है, क्लाउडिंग, क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया। इस कंडीशन, ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है कि भाई कॉर्निया का इतना जल्दी बच्चे में क्लाउडिंग होना थोड़ा इमरजेंसी वाली कंडीशन है, यहाँ पे जल्दी उसका ट्रीट करना पड़ेगा। लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है मगर इमरजेंसी है, और साथ में क्या हो रहा है, विटामिन ए की डिफिशियंसी भी है। तो यहाँ पर उसको कितनी डोज दोगे, यहाँ पर उसके अंदर देंगे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। कितना देंगे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। 50,000 से अपन 1 लाख भी दे सकते हैं, मगर इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। कौन सा रूट होता है पेरेंटल, कब, जब क्लाउडीनेस ऑफ कॉर्निया देखने को मिले बच्चे में, तब। इसके बाद में लास्ट वन, किरेटोमलेशिया वाली कंडीशन के अंदर तो अपन क्या करते हैं, लोकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट वगैरह इसे प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये अपना आंसर क्या हो गया इसके, विटामिन ए से लेके एमसीक्यूज जितने भी बन रहे थे आगे, ये हमने सोल्व कर लिया।
अब वो एमसीक्यू की बात करते हैं जो एमसीक्यू आप हर बार पढ़ते हो। ये तो थोड़े एडिशनल एमसीक्यू थे जो मुझे डिस्कस करवाने थे। अभी जो आप रोज रोज एमसीक्यू पढ़ते हो, कब देते हैं, कितने टाइम से देते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विटामिन ए के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि विटामिन ए की डिफिशियंसी हो तो यहाँ पे नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम भी चलाया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी, इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु स्टेट के अंदर किस प्रकार से अलग है बाकी की इंडिया से, ये हम देखते हैं। एमसीक्यू नहीं बनेगा, मगर जो कॉमन शेड्यूल है वो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं टारगेट ग्रुप कौन होता है। एक तो होता है इसके अंदर चिल्ड्रन, एक होता है चिल्ड्रन की एज 6 to 12 मंथ, दूसरा होता है चिल्ड्रन की एज 12 to 16 मंथ। उसके बाद में सेकंड टारगेट कौन होता है, पोस्ट नेटल वुमन। मैंने आपको बोला था वुमन, अगर यहाँ पे वुमन को नहीं मिला विटामिन ए तो बच्चे को लेस देन 6 मंथ में भी लगा सकते हैं। कितना, 50,000। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के अंदर कितना लगता है। प्रेफरेंस कब दी जाती है, 9 to 16 मंथ तक लगता है। ठीक है, रिकमेंडेड डोज यहाँ पे कितनी दी जाती है, बाई एनुअली इसको यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है। फर्स्ट डोज जो रहती है, देखिए 6 up to 12 मंथ। ठीक है, 6 महीने से 12 महीने के अंदर इसको कब नॉर्मली कब लगाते हैं, 9 मंथ पे लगाते हैं। मीजल्स के साथ में कितने लगाओगे फर्स्ट डोज, 1 ml। 1 ml में कितना होता है, 1 ml में देखो स्पून में, अगर आपसे वो एग्जामिनर पूछ लेगा कि कितनी स्पून दोगे इसको विटामिन ए, तो यहाँ पे कितनी स्पून आएगी, 1.5 स्पून। कितना आ जाएगा 1.5 स्पून के अंदर, 1 ml आ जाएगा। इसका 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है, कब लगता है, या फिर अपन कह सकते हैं 9 मंथ के ऊपर। ठीक है, 9 मंथ के अंदर मोस्ट कॉमन लगाया जाता है। सेकंड बात करते हैं 12 to 16 मंथ के ऊपर कि भाई आप फर्स्ट डोज के बाद में सेकंड डोज कितनी लगेगी। ठीक है, तो वो होता है अपना 2 ml। तो इसके अंदर 1 फुल स्पून, पूरी 1 स्पून लगेगी। इसके अंदर क्या आएगा, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और ये 5 साल की एज के अंदर कंप्लीट इसका विटामिन ए का शेड्यूल होता है अपना। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट नेटल वुमन, इसको कितना लगेगा, 2 ml लगेगा। कब लगेगा, विद इन 45 डेज ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के 45 डेज के अंदर अंदर। ये भी आप ध्यान में रखना, नया है, एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपसे। अगर ये वहाँ पीछे वाली इमेज में क्लियर नहीं दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो। इन्फेंट अगर 6 महीने से कम है तो कितना दोगे, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। कितना होता है, 1.5 स्पून। सेकंड, इन्फेंट अगर 16 to 12 मंथ है, 9 मंथ पे अपन प्राइमरी वैक्सीनेशन करते हैं, कितना लगाओगे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। साथ में क्या दोगे इसके, मीजल्स की वैक्सीन। अगर चिल्ड्रन 12 महीने से ज़्यादा है तो एवरी 6 मंथ से अपन डोज लगाते हैं, कितने लगाते हैं, 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और मदर को कब लगाएंगे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगाते हैं विद इन 45 डेज के अंदर, या फिर 8 वीक ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए न्यू बोर्न लूजेज मैक्सिमम हीट फ्रॉम। ठीक है, न्यू बोर्न है तो उसके अंदर हीट लॉस होने का मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, उसकी बॉडी में कहाँ से मैक्सिमम हीट लॉस होती है, हेड से, एब्डोमेन से, पाम एंड सोल से, या फिर नेक से। कहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट लॉस होती है न्यूबॉर्न के अंदर। तो देखिए डायरेक्ट आंसर है अपना हेड से। ठीक है, न्यूबॉर्न का हेड जो है वहाँ से मैक्सिमम हीट लॉस होती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बच्चे का सर हमेशा ढक के रखते हैं, चाहे वो बाजार जाए या फिर उसको कहीं भी घर में भी नॉर्मली रखा जाए तो सर हमेशा ढक के रखा जाता है। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि सबसे ज़्यादा हीट लॉस होती है हेड से होती है इसलिए। और हाइपोथर्मिया भी बच्चे के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू में की यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या करता है, हीट जनरेशन में काम आता है। इसलिए बच्चों में क्या होता है, जब सीवरिंग, बच्चे को जब ठंड लगी होती है तो वो सीवरिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बच्चे को आप नहीं देखा होगा, अपन को जब ठंड लगती है तो अपनी बॉडी वाइब्रेट करती है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू ब्रेक डाउन होते हैं, हीट जनरेट हो जाती है। मगर बच्चे में कम होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, तो उनके अंदर सीवरिंग नहीं होती है जब उनको ठंड लगती है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। अब ऐसे एमसीक्यू नहीं आते आजकल, पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। नेक्स्ट एमसीक्यू, रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ आयोडीन इन ए चाइल्ड। आयोडीन बच्चे के अंदर बहुत जरूरी होता है। आप सभी ने एक वो एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि 5 साल के बच्चे को प्रॉपर आयोडीन मिलना चाहिए ताकि उसका दिमाग का
विकास काफ़ी अच्छा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है अंडर 5 ईयर्स तक अगर हम आयोडीन अच्छा देते हैं बच्चे को, ठीक है। हर जो साल्ट के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनके अंदर बताया जाता है कि 5 साल के छोटे बच्चे को आयोडीन युक्त नमक खिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो कितनी रिकमेंडेड डोज, डेली डोज होती है आयोडीन की, ताकि उसका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से किया जा सके? 120 टू 200 माइक्रोग्राम, 90 टू 120 माइक्रोग्राम, 30 टू 60 माइक्रोग्राम, या फिर 500 माइक्रोग्राम? क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर भी समझाने का कुछ टॉपिक है नहीं, तो डायरेक्ट हम डिस्कस करेंगे अपने आंसर को। बच्चे के अंदर पूछा है आपसे, तो कितना होता है? 90 टू 120 माइक्रोग्राम। ये तो हो गया किसका? चाइल्ड का। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले इन्फेंट का बताओ मुझे, तो ठीक है, आपने बहुत एडवर्टाइजमेंट देख लिए, आपको पता है क्या होता है, अब आप अपना इन्फेंट को बताओ। इन्फेंट का कितना हो जाएगा? तो इन्फेंट का भी बता देंगे, पढ़ के आए आरएनसीसी से। इन्फेंट का कितना होता है? 30 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे। चलो इन्फेंट का भी आपको पता है। फॉर एडल्ट या फिर एडोलेसेंट, इस एज ग्रुप में कितना दोगे? यहाँ पर अपना आंसर रहेगा 150 माइक्रोग्राम पर डे। अब एग्जामिनर फिर भी उसका मन नहीं माना, अब वो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो प्रेगनेंसी में बताओ। तो प्रेगनेंसी में कितना होता है? एडिशनल, एडिशनल यहाँ पे 25 जी सॉरी, एडिशनल 25 माइक्रोग्राम से लेके 50 माइक्रोग्राम तक जो है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं हम प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। और यही अपन कह सकते हैं, यही जो इसी के सिमिलर क्या रहता है लैक्टेशन पीरियड के अंदर। लैक्टेशन पीरियड के अंदर अपर लिमिट मान लो, प्रेगनेंसी के अंदर लोअर लिमिट मान लो, ठीक है। तो इसी के ऊपर यहाँ पे नहीं देते हैं। एडिशनल किसके? एडल्ट के एडिशनल। ओके, तो ये हो गया आयोडीन से रिलेटेड बात। आप सभी ने आयोडीन भरपूर मात्रा में लिया है, तो आपको ये सारी क्लासेस काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी, और एग्जाम में भी अच्छा करोगे आप, यही आशा है हमारी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस? कौन सी ऐसी डिजीज के अंदर एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न का इनहेरिटेंस देखने को मिलता है? हार्लर सिंड्रोम के अंदर, थैलेसीमिया के अंदर, हेरिडेटरी स्पोरोसाइटोसिस के अंदर, या फिर G6PD डिफिशियंसी के अंदर? तो देखो ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं उनको यहाँ पे बात करूंगा, क्योंकि सीधा एमसीक्यू बन सकता है। आंसर क्या रहेगा आपका? G6PD डिफिशियंसी। तो कौन कौन सी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके लिए एक मेनोमिक होता है, उसे हम बोल सकते हैं ऑब्वियस फीमेल विल गिव हर बॉयज हर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसी से आप समझ जाओगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होती क्या है। तो देखो ऑब्वियस फीमेल विल गिव हर बॉयज, मतलब फीमेल अपने बच्चों, बच्चे में किसके? बॉय को क्या दे रही है? अपनी एक्स लिंक डिसऑर्डर इनहेरिटेंस कर रही है, ठीक है, मदर टू बच्चे में आ रही है, ठीक है। तो यही इसका मेनोमिक है। ओ से क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट लेटर से आपने क्या इसके मेनोमिक अपने डिजीज कंडीशन आएगी। ओ से क्या आ जाएगा? ऑक्यूलर एल्बिनिज्म। जिनसे बार बार एमसीक्यू बनते हैं वही अपन लिखेंगे, ऐसे तो बहुत होती है। एफ से क्या होता है? फेब्री डिजीज। डब्ल्यू से क्या होता है? विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम। इसके बाद में जी से क्या होता है? G6PD डिफिशियंसी। एच से क्या होता है? हंटर सिंड्रोम।
ठीक है, हर्लर नहीं लिखा है मैंने इसलिए, नहीं तो फिर हर्लर राइट होता, ए और डी राइट होता अगर हर्लर होता तो। हंटर सिंड्रोम, बस ध्यान में रखो, इनके बारे में डीप में नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि अभी अपने पास में टाइम है नहीं इतना। नॉर्थ सेट के बाद में शुरू करेंगे फिर से डिस्कशन डिजीज का, जैसे पहले अपन करते थे। ये हो गया, एच तक पहुंच गए अपन। बी से क्या होता है? बर्टन, बर्टन ए गामा ग्लोबुनेमिया, बी हो गया। अगेन एच से क्या आएगा यहाँ पे? हीमोफीलिया ए एंड बी। इसके बाद में क्या बचा? एक्स, एक्स से कुछ है नहीं, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। लिंक से एल से, लिंक से अपन एल ले लेंगे, इससे क्या होगा? नायहन सिंड्रोम। एंड डी से क्या ले लेंगे? डंकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डीएमडी। ओके, आ गया समझ में आपके? एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होती है, किस प्रकार से बच्चे में जाती है, बच्चे में किसके? मेल में। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ये क्या है? मेनोमिक। भूलोगे नहीं इससे। ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में मैंने आपको ग्राफ्ट के बारे में बताया था, रिजेक्शन के बारे में नहीं बताया था। ओके, तो एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन अकर विद इन, एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन कितने टाइम में होगा? तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन सेकंड्स टू मिनट के अंदर, डेज टू वीक के अंदर, वीक टू मंथ के अंदर, या फिर मंथ टू ईयर के अंदर। किसे हम कहेंगे एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन? तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, लास्ट एमसीक्यू आज का टॉपिक का। इसका आंसर होता है डेज टू वीक, सॉरी वीक टू मंथ्स। ठीक है, डेज टू वीक नहीं रहेगा, वीक टू मंथ। कुछ वीक से लेके मंथ्स के अंदर ये क्या हो जाता है, अगर ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब देखिए क्या क्या होते हैं, किस कौन कौन से ग्राफ्ट रिजेक्शन होते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइपर एक्यूट की। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन किसे बोलेंगे? इसका अगर एग्जांपल आपसे पूछे, सबसे पहले आपको क्या देना है? किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में ज़्यादा होता है, क्यों होता है? कौन सी रिएक्शन की वजह से होता है? तो हाइपर सेंसिटिविटी। कौन सी? सेकंड वाली। कितने टाइम में होता है? फ्यू मिनट्स टू आवर्स। ऑप्शन नंबर अपना 1 यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, अगर मिनट्स टू आवर लिखा होता तो। ठीक है, कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों के अंदर अगर रिजेक्शन हो रहा है, इसे अपन क्या बोलते हैं? हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। सेकंड वन हम बात करते हैं एक्यूट की, तो एक्यूट का क्या हो गया? वीक टू मंथ्स। अब मंथ्स कितना? 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ के अंदर ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रहा है, इसे हम बोलेंगे एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये हो गया सेकंड, क्या हो? एक्यूट रिजेक्शन। कितना होता है? वीक से लेके लेस देन 6 मंथ। थर्ड वन बात करें तो क्रोनिक रिजेक्शन। क्रोनिक रिजेक्शन कब होता है? आफ्टर 6 मंथ के बाद में। फोर्थ वन होता है ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट रिजेक्शन, या फिर अपन कह सकते हैं डिजीज। इसी डिजीज को हम क्या कहते हैं? रंट डिजीज। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, होस्ट का यहाँ पे रिजेक्शन मिल जाए या फिर अगर कोई डिजीज हो जाए तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? रंट डिजीज, या फिर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू हो गया कंप्लीट। आज का सेशन अपन यहीं तक कंप्लीट करेंगे।
इसके आगे बाकी के एमसीक्यूज हम कल देखेंगे। कल भी इससे बेहतरीन एमसीक्यूज रहेंगे अपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में आने लायक होंगे उन्हीं को अपन पढ़ेंगे। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक बार फंडामेंटल, ओबीजी, एमएसएन जो मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम है उनके आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट सिस्टम लाइक एंडोक्राइन से, रीनल सिस्टम से, नर्वस सिस्टम और कार्डियक सिस्टम को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। बाकी आपको जैसे फ्रैक्चर वगैरह की उनकी इमेज दे के पूछ सकते हैं। मोंटेजिया फ्रैक्चर क्या होता है, गैलेजी फ्रैक्चर क्या होता है, बॉक्सर फ्रैक्चर क्या होता है, पॉट्स फ्रैक्चर क्या होता है, ठीक है। उनके स्प्लिंट्स आपसे पूछ सकते हैं। सारी क्लासेस मैंने प्रीवियस जो लास्ट नोट सेट था आपका जून का, उससे पहले मैंने इमेज बेस्ड क्लासेस के अंदर सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, तो आप उनको एक बार ज़रूर कंसिडर कीजिए। बाकी आई होप आप अपने स्तर पे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू में आपको नहीं सोल्व करवा सकता, क्योंकि वो इजी होते हैं पढ़ने में। क्योंकि हिस्ट्री दी हुई रहती है अपने को, क्या सब कुछ तो दिया हुआ है, हमें बस आंसर सेलेक्ट करना है, बस थोड़ा कॉन्शियस माइंड से सोच के, क्योंकि इतना कुछ आप पढ़ चुके हो, उन्हीं में से आएगा, ठीक है। बाहर से तो कुछ आएगा नहीं। तो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू ईजी होते हैं ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस से, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा लेंथी होते हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चों के एमसीक्यू छूट जाए या फिर टाइम कम पड़ जाए। इसलिए वो आप जब प्रैक्टिस करोगे उनकी, तो आप आराम से अपनी टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में जाओगे तो कंफर्म आप लोगों के साथ में यह प्रॉब्लम फेस होने वाली है। तो कोई नहीं, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो इससे भी बेहतरीन एमसीक्यूज के साथ में और बेहतरीन डिस्कशन के साथ में मैं लेके आऊँगा आपके लिए कल। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, आपका नॉलेज खूब सारा बूस्टअप हुआ हो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रकार के एमसीक्यूज मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए, और इससे भी बेहतरीन टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतरीन उसको सेशन बनाया जाए और खूब सारे एमसीक्यूज हम सोल्व करें साथ में मिलके। कुछ दिनों बाद में जब एग्ज़ाम नियर बाय रहेगा तो कोशिश करूँगा मैं लाइव क्लासेस लेने की, ठीक है। तो वहाँ पे भी अपना बेहतरीन अपना सेशन चलेगा। अगेन एक रिमाइंडर है किसके लिए, अपनी टेस्ट सीरीज़ के लिए। क्या रिमाइंडर है, टेस्ट सीरीज़ किसके लिए, केजीएमयू के लिए, क्योंकि अभी केजीएमयू के जो फॉर्म अब शुरू होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो अब ज़्यादा देरी नहीं है, विद इन 1 वीक या 2 वीक मैक्स है, केजीएमयू जो है वो फॉर्म आपसे भरवा लेगा, ठीक है। और एग्जाम भी बाद में जल्दी ही करवाएगा, ठीक है। तो हो सकता है नोट सेट और केजीएमयू आपके पास पास में देखने को मिले, तो आपके लिए अच्छा है, दोनों के लिए प्रिपरेशन काम आएगी, ठीक है। और साथ में ही देखो, केजीएमयू का जो पेपर है वो एग्जाम पेपर किस प्रकार का होगा, 60 एमसीक्यू आपके नर्सिंग से, बाकी के 10+10+ करके आपके जो एमसीक्यूज आएंगे अदर सब्जेक्ट में से। तो अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी आपको कितने पेपर मिलेंगे, टोटल 120 टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। और ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, हमारी ऐप के अंदर। तो आई ऐप जो है वो कहाँ पे है, प्ले स्टोर पे भी है और iOS के ऊपर भी है। तो जिनके पास में आईफोन है, ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनके आईफोन है, तो वो iOS पे डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं अपने, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है, ये जो 60 पेपर है अपने, सॉरी, ये जो अपना 60 एग्जाम पैटर्न है, इसके एमसीक्यू कितने बनाए गए हैं, इसके जो टोटल 50 टेस्ट बनाए गए हैं इसके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और बाकी के जो रेस्ट टेस्ट पेपर है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 120 टेस्ट पेपर है। प्राइस भी हमने इसकी एकदम अफोर्डेबल रखे थे, ठीक है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी कभी पढ़ते थे, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से फैमिली को आपको एक टाइम बाद में जो क्या होता है कि फैमिली से भी पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो टाइम हो चुका होता है कुछ बच्चों का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अफोर्डेबल रेंज है। तो बाकी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो प्राइस से या फिर टेस्ट सीरीज से, तो नीचे आपको सपोर्टिव नंबर दे रखे हैं, तो इससे आप बात कर सकते हैं सर से, और इन आप मैसेज छोड़िए, अगर बिजी हैं तो आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा कुछ टाइम के अंदर ही। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच आरएनसीसी के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।